नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। 6 दिवसीय विदेश दौरा पूरा करके भारत लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 6 दिवसीय विदेश दौरा पूरा करके भारत लौटे हैं पीएम मोदी। G7 और विवा टेक 2026 में भारत की मजबूत मौजूदगी। फ्रांस और स्लोवाकिया में कई अहम द्विपक्षीय बैठक और ऐसे में वैश्विक मंच पर भारत के विजन को मिला है नया बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय फ्रांस और स्लोवाकिया दौरा पूरा करके पेरिस से भारत के लिए रवाना हो गए हैं और 13 से 18 जून तक चले इस महत्वपूर्ण विदेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कई उच्च स्तरीय बैठकों और वैश्विक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। और इस दौरान कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिनमें भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। पेरिस में प्रधानमंत्री ने विवा टेक 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जो यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिक और स्टार्टअप आयोजनाओं में से एक माना जाता है। यहाँ उन्होंने बुद्धिमत्ता, डिजिटल नवाचार, स्टार्टअप, सांस्कृतिक और भारत की तेजी से बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में भारतीय स्टार्टअप और नवाचार को भी विशेष पहचान मिली। दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया पहुंचे, जहां उन्होंने शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात करके व्यापार, निवेश, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिक, शिक्षा और औद्योगिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। और इस यात्रा को भारत और मध्य यूरोप के देशों के साथ बढ़ते रणनीतिक संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका को मजबूती से रखा है और विकसित भारत के विजन को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। और अब उनकी इस यात्रा से जुड़े परिणामों पर देश और दुनिया की नजरें रहेंगी, क्योंकि इसे भारत के कूटनीतिक, आर्थिक और तकनीकी हितों के लिए एक अहम दौरे के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस मुख्यालय में उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। इंदिरा भवन के बाहर लगे बधाई वाले पोस्टर और बैनर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किए सेवा कार्यक्रम। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी के बाहर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पोस्टरों के माध्यम से राहुल गांधी के जन्मदिन की उन्हें शुभकामनाएं दी है और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की है। राहुल गांधी आज 19 जून को अपना जन्मदिन मना रहे हैं और इस अवसर पर देश भर से कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और समर्थकों की ओर से उन्हें बधाई संदेश भेजा जा रहा है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने उनके स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई संदेश साझा किया है। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस के विभिन्न संगठन और कई जगहों पर सेवा और जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। राजनीतिक मतभेदों से विभिन्न दलों के नेताओं लगातार उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और केरल विधानसभा में आज पेश होगा 2026 और 27 का बजट। रोजगार, निवेश और विकास पर रह सकती है खास नजर। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र को मिल सकती है सौगात और नई सरकार के पहले बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। केरल की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन आज विधानसभा में वित्तीय साल 2026 और 27 का बजट पेश करेंगे। नई सरकार के गठन के बाद से ये पहला प्रमुख बजट है, इसलिए आम जनता, उद्योग जगत, किसानों, कर्मचारियों और युवाओं की निगाहें इस पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि बजट में राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना, रोजगार के नए अवसर सृजन करना और बुनियादी ढांचों के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और इसके साथ ही स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है। सरकार के सामने एक और विकसित कार्यों की गति देने की भी चुनौती होगी, तो दूसरी ओर वित्तीय संतुलन
संतुलन बनाए रखने की भी बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में ये बजट सरकार की प्राथमिकताओं और आगामी सालों के विकास रोड मैप को स्पष्ट करेगा। विधानसभा में बजट पेश करने के बाद विभिन्न विभागों के लिए प्रस्तावित आवंटन और साथ ही नई योजनाओं और जनहित से जुड़े फैसलों पर विस्तार से चर्चा होगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये बजट राज्य की आर्थिक दिशा तय करने के साथ साथ सरकार की कार्यशैली और विजन का भी महत्वपूर्ण संकेत देगा। बजट को लेकर राज्य भर में उत्साह का माहौल है और लोगों को उम्मीद है कि सरकार महंगाई, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर ठोस कदमों की घोषणा करेगी। वहीं केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि केरल में करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से मिनरल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे और इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य राज्य के खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग, उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मिनरल कॉरिडोर के निर्माण से खनिज आधारित उद्योगों को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी और इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार की योजना खनिज संसाधनों के विज्ञान और साथ ही सतत उपयोगों को सुनिश्चित करना है ताकि पर्यावरण संतुलित बनाए रखने हेतु विकास कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। मिनरल कॉरिडोर के माध्यम से परिवहन, भंडारण और सुविधाओं को भी बेहतर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना केरल के औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और राज्य को खनिज आधारित उद्योगों के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा और ऐसे में सरकार जल्द ही परियोजना से जुड़ी विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी। वहीं टीएमसी में कथित टूट और दल बदल से जुड़े मामले को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी आज लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि ये दौरा जो है बेहद ही खास है और ऐसे में पार्टी के कुछ सांसदों और नेताओं की गतिविधियों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रख सकेंगे। टीएमसी का आरोप है कि विपक्षी दलों द्वारा उनके जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने और पार्टी के अस्थिरता पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है और इस संदर्भ में अभिषेक बनर्जी लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष पार्टी का पक्ष रख सकते हैं और आवश्यक कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल ही के दिनों में टीएमसी के भीतर संभावित टूट और राजनीतिक हलचल को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष से अभिषेक बनर्जी की मुलाकात में से सभी की नजरें टिकी हुई है और माना जा रहा है कि बैठक के बाद से अभिषेक बनर्जी मीडिया से भी बातचीत कर सकते हैं और पार्टी के रुख को स्पष्ट कर सकते हैं। इस घटनाक्रम को पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य से भी बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबर पश्चिम बंगाल से है जहां पर अभिषेक बनर्जी आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। टीएमसी में कथित टूट के मुद्दे पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और ऐसे में दल बदल के संकेतों के बीच अब अभिषेक बनर्जी जो हैं वो ओम बिरला से आज मुलाकात करेंगे। ऐसे में राजनीतिक गतिविधियों पर अपने पक्ष भी रखेंगे। बैठक पर बंगाल की राजनीति की सभी की नजरें टिकी हुई है। ऐसे में अभिषेक बनर्जी की ये मुलाकात बेहद ही खास मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल में लगातार टीएमसी की टूट की खबरों के बीच और दल बदल कानून के बाद से अब अभिषेक बनर्जी जो हैं वो ओम बिरला से आज मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई है। वहीं कोलकाता में स्वच्छता और योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भव्य मैराथन का आयोजन किया गया है। स्वच्छता और योग के लिए दौड़ थीम पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने उत्साह के साथ साथ भाग लिया है। मैराथन की शुरुआत कोलकाता नगर निगम परिषद से हुई है जो कि ऐतिहासिक राइट्स बिल्डिंग तक पहुंची। कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य किसी भी समाज की प्रगति की बुनियाद है और योग स्वास्थ्य जीवन का महत्वपूर्ण माध्यम है। मैराथन के दौरान प्रतिभागियों ने स्वच्छ शहर, स्वास्थ्य नागरिक और योगमय जीवन का संदेश दिया। हाथ में जागरूकता संबंधित और फिटनेस के प्रति लोगों के प्रति
अपना नजरिया रखा और पूरे मार्ग पर उत्साह और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। आयोजकों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को नियमित योग, शारीरिक गतिविधियों और स्वच्छ वातावरण के महत्व के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प भी लिया और इस आयोजन को लेकर शहरवासियों में खासा उत्सव देखने को मिला है और इसे सामाजिक जागरूकता के साथ साथ जन भागीदारी का एक सकारात्मक प्रयास भी माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी, अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी को हटाया है। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी हटाई है। अंतरिम समझौते के बाद से तनाव कम होने की पहल पर यह बड़ी चीज देखने को मिल रही है। तेल निर्यात और समुद्री व्यापार को मिलेगी राहत और मध्य पूर्व में सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले समुद्री यातायात पर लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी को फिलहाल हटाने के फैसले मध्य पूर्व में तनाव कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसे में अमेरिकी सेंट्रल कमांडर ने घोषणा की है कि ईरानी बंदरगाहों की ओर से जाने और वहां से आने वाले जहाजों पर लागू सभी नाकेबंदी संबंधित सैन्य कार्रवाइयों को समाप्त कर दिया गया है और ये फैसला अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए एक अंतरिम समझौते के बाद सामने आया है। समझौते के तहत दोनों देशों ने संघर्ष विराम की दिशा में कदम बढ़ाने और क्षेत्रीय तनाव कम करने पर सहमति जताई है और इसके साथ ही समुद्री व्यापार और जहाजों की आवाजाही को सामान्य बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नाकेबंदी हटाने से ईरानी बंदरगाहों के मध्यस्थता से होने वाले व्यापार, तेल निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गतिविधियों को राहत मिलने की उम्मीद है और इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार और समुद्री व्यापार पर पड़े दबाव में भी कमी आ सकती है। गौरतलब है कि अमेरिका ने अप्रैल 2026 में ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू की थी। और ऐसे में अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार युद्ध के बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और लेकिन अब ये समझौता हो गया है। अमित जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? दर्शकों को नमस्कार। देखिए, हमारे दर्शकों को पहले से ही आइडिया है कि क्या हो रहा है। अब देखिए, समझौता आज होने वाला था लेकिन एक दिन पहले ही हो गया। बिल्कुल। और उसके पहले मैंने कहा था कि जब ईरान ने डिनाई किया था तभी मैंने बताया था कि बातचीत हो चुकी है। तो देखिए, ये आने वाले कुछ दिनों में ईरान की नाकाबंदी होने नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हार्मुज स्ट्रेट जो है उससे आवागमन जो है वो अच्छा हो जाएगा। बट एक चीज हमें ध्यान रखना कि अभी भी ईरान को तेल बेचने की परमिशन नहीं मिली है, बिल्कुल, जिससे मार्केट पे कुछ होगा नहीं। और अमेरिका के परसों फेड वाले जो थे उन्होंने रेट को स्टेबलाइज रखने का डिसीजन लिया है महंगाई के चलते, ठीक है। तो उसके नाते क्रूड और गोल्ड पे दबाव है, जिसके नाते ट्रेजरी बॉन्ड पे लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आने वाले समय में दुनिया के शेयर मार्केट पे काफी इम्पैक्ट आएगा। तो अमेरिका को जो अचीव करना था उन्होंने अपने एक टारगेट के साथ उसको अचीव कर लिया है। बट मैं पहले बता देता हूँ कि इस मुद्दे में सबसे मेन पार्ट जो है वो इजराइल का है। इजराइल ने ही ईरान पे अटैक किया था और उसके बाद अमेरिका बीच में कूदा था। बिल्कुल, लेकिन इजराइल का तो अभी कोई बयान निकलकर, अमित जी, इजराइल का तो कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया। उसने युद्ध को लेकर या फिर शांति वार्ता को लेकर किसी तरह की बात ही नहीं की है। जी, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई लड़ाई आपकी मेरी हुई थी, बीच में कोई कूद गया था। अब वो जो कूद गया वो आपके साथ एग्रीमेंट करके बोल रहा है कि हमारा इनका पैचअप हो गया। भैया, लड़ाई तो मेरी और आपकी हुई थी ना, तो मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। बिल्कुल। तो कुछ आने वाले आप समय में देखेंगे कि ईरान जो है वो ईरान पे फिर से इजराइल अटैक करेगा, क्योंकि जब तक ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक इजराइल जो है वो शांति से नहीं बैठेगा। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी, ईरान और अमेरिका में बहुत समय से संघर्ष चल रहा था, युद्ध चल रहा था। हार जीत की बात करूं तो किसका पलड़ा लग रहा है कि भारी हुआ है, अमेरिका का या ईरान का? इस सिग्नेचर जो हुआ है, डील हुई है, उसमें किसका पलड़ा भारी है? देखिए, इसमें किसी का पलड़ा भारी होने से कुछ बोला नहीं जा सकता ना। एक बात लोगों को समझनी होगी कि लड़ाई उन दोनों लोगों के बीच में हो रही है जिसमें एक का नुकसान होना है और दूसरे का नुकसान नहीं होना है। यहाँ अमेरिका ज्यादा से ज्यादा अपने मिलिट्री वालों को कैजुअलिटी का ही लॉस ले सकता है, बट ईरान को तो हर तरीके से नुकसान होगा। ईरान पे जो अटैक हो रहा है वो ईरान के घर में अटैक हो रहा है, और जो ईरान अटैक कर रहा है वो दूसरे के घर पे कर रहा है, जिससे अमेरिका को कोई फायदा या नुकसान होने की संभावना नहीं है। नुकसान किसी और का होगा। तो उसके चलते ये बात साबित है कि नुकसान ईरान का हुआ है, अमेरिका का कुछ नहीं किया है। बिल्कुल। ऐसे में अमित जी, एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि ये जो डील पर साइन हुआ है कि युद्ध नहीं होगा, क्या लग रहा है कि आगे चलकर ये पीस वाली जो शांति समझौता हुआ है कंटिन्यू रहेगा या फिर टूटेगा? बहुत जल्दी टूट जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है? कंफर्म है ये।
100% कंफर्म है। अमेरिका को जो अचीव करना था पिछले हफ्ते उन्होंने कर लिया है। अब इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आने वाले समय में इजराइल का अटैक ईरान पे जारी रहेगा और ये आपको नवंबर 2026 तक चलता दिखेगा। ऐसे में कहा जा रहा है अमित जी कि कच्चे तेल की कीमतें भी कम हुई है। उधर ईरान बोल रहा है कि अब परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, तो समझौते में कुछ तो निकला होगा। देखिए, समझौते का एंड ऑफ द डे 3 लाइन वही है कि अमेरिका की तेल की सारी कंपनियों का अधिकार अमेरिका के पास जाएगा। ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा, वहां के शाह की वापसी होगी और पश्चिम एशिया से अमेरिका अपने सारे बेस को क्लियर करके यहाँ से निकल के जाएगा। ठीक है, ये 2030 तक सारे काम आपको 3 साल के अंदर, जियोपॉलिटिक्स में 3 साल कोई बड़ा मैटर नहीं होता, लेकिन 2 से 2.5 साल में ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, और जब तक ये नहीं होंगी तब तक इजराइल पे अटैक होता रहेगा। उनकी सेकंड जनरेशन लीडरशिप होता है, फर्स्ट जनरेशन लीडरशिप हो, उसको वाइप आउट किया जाता रहेगा। ठीक है अमित जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। वहीं दिल्ली से खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित एस ब्लॉक फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई है और ऐसे में दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। अग्निशमन अधिकारी भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि फर्नीचर मार्केट में कुल 11 दुकानें हैं जिसमें आग फैल गई है और इसके अलावा मार्केट के पीछे खड़ी कुछ गाड़ियां भी आग के चपेट में आ गई हैं, जिससे नुकसान गया है। दमकल कर्मियों ने राहत समय रहते आग के आसपास के क्षेत्रों में फैलने से रोक लिया और स्थिति को नियंत्रित कर लिया। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। हालांकि दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। संबंधित विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आग पर काबू पाने के बाद से राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग नुकसान का आकलन करने में जुटे हुए हैं। मुंबई के धारवी डिपो में बस कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि और अन्य लंबित मामलों को लेकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कर्मचारी डिपो परिसर में एकत्रित हुए और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच लंबे समय से वेतन संशोधन नहीं हुआ है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि के साथ साथ सेवा शर्तों में सुधार, भत्तों में बढ़ोतरी और कार्यस्थल से जुड़ी अन्य समस्याओं के समाधान की भी मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और ऐसे में अपनी मांगों को उठाने के बावजूद अब तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि जल्दी उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। हालांकि प्रदर्शन के बीच बस सेवाओं को सामान्य बनाए रखने की कोशिश की गई, लेकिन इस घटनाक्रम ने परिवहन व्यवस्था और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है और अब सभी की नजरें बेस्ट प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच होने वाली संभावित वार्ता पर टिकी हुई है। पश्चिम अफ्रीका देश नाइजर से बड़ी खबर सामने आई है। नाइजर के एक एयरपोर्ट पर हुए हमले की जिम्मेदारी अल कायदा से जुड़ा एक आतंकी संगठन ने ले ली है। हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार हमलावरों ने एयरपोर्ट और उससे जुड़े सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। हमले के बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर भी सामने आई है। घटना के बाद से नुकसान और हताहतों को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई भी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है और नाइजर पिछले कुछ सालों से आतंकी गतिविधियों को गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे थे और देश के कई क्षेत्रों में अलकायदा और अन्य चरमपंथी संगठनों से जुड़े गुट सक्रिय हैं, जो समय समय पर सैन्य ठिकानों, सरकारी संस्थाओं और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाते रहते हैं। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है और संभावित आतंकियों को तलाश की जा रही है। सरकार की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और इस घटना ने एक बार फिर से सोहेल क्षेत्र में बढ़ते आतंकवादी खतरों और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता ने
मैकरफील्ड उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की है और इस जीत को प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है। उपचुनाव में एडी ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है और उनकी संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस जीत के बाद से वो लेबर पार्टी के भीतर एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे हैं। हाल ही के महीनों में सरकार की लोकप्रियता, पार्टी के अंदर बढ़ती असंतुष्टता और स्थानीय चुनाव के नतीजों को देखते हुए एडी की जीत ने ब्रिटेन की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। माना जा रहा है कि इससे लेबर पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर बहस और तेज हो सकती है। जीत के बाद से एडी ने क्षेत्रीय विकास, रोजगार और जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये परिणाम आने वाले समय में ब्रिटेन की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है और अब सभी की नजरें इस बात पर है कि एडी भविष्य में पार्टी नेतृत्व को लेकर कोई बड़ा कदम उठाते हैं या फिर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अपनी राजनीतिक स्थिति को और मजबूत करने में सफल रहते हैं। वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप बी के मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4-1 से हारकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है और मैच में स्विट्जरलैंड की टीम शुरुआत से ही आक्रामक नजर आई और लगातार दबाव बनाते हुए विपक्षी टीम की रक्षा पंक्ति को भेदने में सफल रही। स्विट्जरलैंड ने पहले हाफ से ही मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और तेज आक्रमण के दम पर बढ़त हासिल की। दूसरे हाफ में भी टीम ने अपना दबदबा कायम रखा और कुल 4 गोल दागे जीत सुनिश्चित कर ली और वहीं बोस्निया और साथ ही टीम एक गोल ही हुए थे और इस जीत के बाद से स्विट्जरलैंड ने ग्रुप बी में अपनी स्थिति मजबूत कर ली और नॉकआउट चरण की दौड़ में अहम बढ़त बनाई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।